हेलो बच्चों, तो कल अपन ने सॉल्यूशन जो चैप्टर है अपना विलियन, उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। एक बार में 5 मिनट में आपको पुराना जो भी अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा उसे अपन रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल अपन ने डिफाइन किया था कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 substances is known as a solution। 2 या 2 से ज्यादा अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने डिफाइन किया था कल कुछ बेसिक टर्म्स को कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। हमने सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन को समझा था। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने टर्शरी सॉल्यूशन की बात की थी। टर्शरी सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इस तरह से एक क्लासिफिकेशन था। आफ्टर दैट हमने इसके बाद डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंपैरेटिवली जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो ज्यादा होगा, और जो डाइल्यूट है उसमें क्या होगा, कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो कम होगा। ठीक है, हिंदी में इसे तनु और इसे हमने सांद्र लिखा था। उसके बाद हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और लेक्चर एंड हो गया था। वो हमारे पास क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये कल की क्लास का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं अपना हेडिंग। विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस of amount of solute dissolved in solvent। ठीक है, हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, सॉल्यूट अमाउंट के बेसिस पे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो है हमारे पास उसके बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए अपने पास 3 कंटेनर है। ठीक है, 3 कंटेनर में हमने एक फिक्स सॉल्वेंट ले लिया, 1 लीटर वाटर। कितना लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया। यहां पर भी अपन जब कंपैरिजन इन तीनों कंटेनर में कर रहे हैं तो यहां पर भी अपन 1 लीटर ही लेंगे। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। सॉल्वेंट जो है आपका वो आपको फिक्स रखना है, अदरवाइज आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, 1 लीटर वाटर। ठीक है, ये भी यहां पर सॉल्वेंट है। यहां पे भी आपने कितना लिया 1 लीटर,
ठीक है। अब सपोज दैट अपन मान लेते हैं अपनी तरफ से कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट है आपके पास X, ठीक है। उस सॉल्यूट का जो अमाउंट है मैंने यहां पर लिया 10 ग्राम, यहां पे मैंने लिया 100 ग्राम और यहां पर मैंने लिया 500 ग्राम। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो 1 लीटर वाटर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 ग्राम को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, यानी उसकी जो क्षमता है वो 100 ग्राम को अपने आप में एक सफिशिएंट मैनर में डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने ये सॉल्यूशन ए इसको बोल देंगे, इसको सॉल्यूशन बी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन सी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने जब यहां पर 1 लीटर में 10 ग्राम, आप चाहो तो इसे 1 ग्राम भी बोल सकते हो कि या और कम ले लिया हमने, 1 ग्राम कर लिया। थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए मैं पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूं, तो थोड़ा सा भी मैंने शुगर को उसमें डिसॉल्व किया तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए। पहले जब तक शुगर मैंने डिसॉल्व नहीं किया था तब तक ये अपने आप में एक कंपोनेंट था वाटर, जो कि प्योर सब्सटेंस है आपके सामने। इसके अंदर अभी तक दूसरा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये केवल सॉल्वेंट है। जैसे आपने यहाँ पे सॉल्यूट मिलाया, भले से वो 1 ग्राम लो, भले से आप आधा ग्राम ले लो, चाहे 5 ग्राम ले लो, बट आपने थोड़ा सा भी अमाउंट अगर सॉल्यूट का मिक्स किया है, देन आप कह सकते हो कि अब ये सॉल्वेंट प्योर नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट अब डिसॉल्व हो चुका है, तो यहां पर ये सॉल्यूट मिल चुका है और ये सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है अब यहां पे जो बना है वो क्या है बेटा? सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बन चुका है तो जाहिर सी बात है, कल हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में होता है, दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट जो कि अधिक मात्रा में यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर जो भी सॉल्यूट आपने लिया, सपोज दैट अपन शुगर ले लेते हैं, यहाँ पर सभी जगह फिक्स कर लेते हैं शुगर। अब मैंने 1 ग्राम शुगर को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया तो मेरे पास सॉल्यूशन बन चुका है। यहाँ पर मैं 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूँ 1 लीटर में, तो यहाँ भी मेरे पास सॉल्यूशन बन चुका है। यहाँ पे मैं 500 ग्राम, ठीक है, शुगर को डिसॉल्व कर रहा हूं तो यहां भी मेरे पास सॉल्यूशन बन चुका है। तीनों जगह सॉल्यूशन ही है मेरे पास, बट इनके जो क्लासिफिकेशन है वो अपन किस तरीके से करेंगे ये आपको समझना। बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई किसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, किसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, तो अभी अपन यहां पर देखने वाले हैं। अब देखो आपको यहां पर ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर इसकी कैपेसिटी अपन ने मान ली कि 100 ग्राम को ये डिसॉल्व कर सकता है, बट उसके कंपैरिजन में तो आपने यहाँ पे क्या किया, 1 ग्राम लिया, बहुत कम लिया। यानी इस सॉल्यूशन की जो कैपेसिटी है अभी और ज्यादा सॉल्यूट मिलाने की है, इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऐसे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्राओं को घोला जा सकता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इजीली, नॉन एज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस असंतृप्त विलयन उसे अपन कहते हैं। तो इसका जो नाम है वो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं कि हमने केवल सपोज किया था यहां पर कि यहां पर 100 ग्राम को ये 1 लीटर पानी जो है डिसॉल्व कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है डिसॉल्व की, इसकी सॉल्युबिलिटी है वो इतनी है। तो मान लीजिए 100 ग्राम आपने मिला दिया, यानी जितनी यहां पर आवश्यकता थी उतना सफिशिएंट, आवश्यकता अनुसार आपने 100 ग्राम सॉल्यूट मिला दिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी कि जितनी कैपेसिटी थी, जितनी आवश्यकता थी, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी उतना यहां पर सॉल्यूट आपने मिला दिया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता उसे अपन कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट यहां पर एक और चीज है, टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सॉल्युबिलिटी चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने पर। सॉल्युबिलिटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि जो विलेयता जिसे अपन कहते हैं, विलेयता ताप बढ़ाने पर बदल जाती है द्रवों के अंदर। तो इस कारण क्या होता है कि यहां पर आपको ताप जो है निश्चित होना चाहिए,
यानी कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर और अधिक, वो कुछ भी ताप फिक्स हो सकता है, चाहे 25 डिग्री सेल्सियस हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो, बट निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर ऐसे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उसे अपन कहते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा चुका है। क्लियर। अब अपन आते हैं टाइप सी पे कि ये क्या है सर। अगर मान लीजिए हमने इन दोनों को, ए को बनाया, ये अनसैचुरेटेड है, बी में 100 ग्राम मिला दिया, ये सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है, संतृप्त विलयन। तो ये थर्ड जो है सॉल्यूशन वो कौन सा है। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि यहां पर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ताप बदलकर या ताप बढ़ाकर। कैसे कि यदि कोई विलयन संतृप्त है और फिर भी आप उसमें और अधिक मात्रा में विलेय को डिसॉल्व करना चाहते हैं, विलेय को उसमें घोलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ताप बढ़ा सकते हैं। हल्का सा आप ताप बढ़ाएंगे। ताप बढ़ाने पर अभी मैंने कहा था कि ताप बदलने से, टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता बदल जाती है। तो यहां पर इस 1 लीटर जो सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी कैपेसिटी। और तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्यूट मान लीजिए हमने यहां पर बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद ये जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। हिंदी वालों को तो हिंदी में जो नाम है उससे पता चल रहा होगा, अति संतृप्त, यानी कि संतृप्त से भी ऊपर वाली जो स्टेट है उसे अति संतृप्त अपन बोलेंगे। सैचुरेशन के बाद भी आपने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और ज्यादा मिला दिया, तो वो जो सॉल्यूशन है अब उसका जो नाम है वो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन के अंदर आ चुका है। इसके बाद आप चाहो तो और ज्यादा आप चाहो तो और ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके बाद भी कंटिन्यूसली इसमें सॉल्यूट को और ज्यादा ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन यहां पर बॉटम में आपको दिखने लग जाएगा, अवक्षेपण जिसे अपन कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने शुगर को डिसॉल्व किया, तो जो शुगर है वो आपको एक लिमिट तक तो इसमें डिसॉल्व हुआ, उसके बाद सुपर सैचुरेशन आ चुका है, उसके बाद आप और ज्यादा अगर सॉल्यूट इसमें मिलाएंगे तो वो सॉल्यूट यहां पर एज इट इज आपको बॉटम में दिखाई देगा। क्लियर। जब वो बॉटम में सॉल्यूट आपको दिखाई देगा तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। कोई भी अति संतृप्त विलयन में अगर अपन विलेय को मिलाते हैं तो वहां पर हमें जो भी पात्र है उसमें वो ही पदार्थ वापस अवक्षेपित रूप में मिलता है। इसे बोलते हैं अवक्षेपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में नोट कीजिएगा डायग्राम बना करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। अब मैं प्रॉपर वे में आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं इन तीनों की। ठीक है, सबसे पहले unsaturated solution, those solutions in which more amount of solute can be
एडेड इजीली। ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस किया था ऐसा सॉल्यूशंस जिनमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। दूसरा है हमारे पास सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें हम लिख सकते हैं एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर those solutions in which more amount of solute कैन नॉट, याद रखना नहीं जोड़ सकते हैं, यहां पर नहीं ऐड कर सकते, कैन नॉट एडेड नॉन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। संतृप्त विलयन, निश्चित ताप पर वे विलयन जिनमें और अधिक मात्रा में विलय नहीं घोला जा सकता असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी हमारे पास, ये आप कह सकते हो टाइप ए, ये टाइप बी जो कि अपने डायग्राम में समझा था, ये है टाइप सी। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लिखेंगे अति संतृप्त विलयन। वे विलयन जिनमें संतृप्त अवस्था की तुलना में, वे विलयन जिनमें संतृप्त अवस्था की तुलना में भी ताप बढ़ाकर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। Those saturated solutions in which more amount of solute can be added by increasing टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स इट। तीनों चीजें आपके सामने क्लियर है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट होता है और ज्यादा सॉल्यूट अपन आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम टेम्परेचर पर और ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर चेंज करके, ताप बढ़ा करके हम और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। अब आफ्टर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद, यानी कि सब सुपर सैचुरेशन आ चुका है, एक न्यू कंडीशन क्या होगी जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो वो ये है, आप नोट लगा के लिख लीजिएगा की पॉइंट नोट। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें। कोई भी पदार्थ अपने अति संतृप्त विलयन में शुद्ध ठोस के रूप में अवक्षेपित होता है, जो कि
अवक्षेपण का सिद्धांत कहलाता है। जैसा कि अपन ने अभी समझा था कि सुपर सैचुरेशन के बाद भी हम और अगर मान लीजिए उसमें सॉल्यूट को जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, जब भी सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो, घोल रहे हो, वो वैसा का वैसा आपको बॉटम में मिल जाएगा, यानी वो आसानी से सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन में वो आपको डिसअपियर होता हुआ घुलता हुआ नजर नहीं आएगा। जैसा आपने ठीक है जिस फॉर्म में आपने मिला है उसी फॉर्म में आपको वो बॉटम में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले नोट को इस तरह से लिखेंगे, एनी सब्सटेंस precipitated in super saturated solution, इनके बाद आप यहां लिख लीजिएगा दियर, इन दियर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज अ प्योर सॉलिड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर आप और ज्यादा उसे ऐड करेंगे तो वो आपको एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में अवक्षेपित रूप में प्राप्त होगा, जिसे अपन प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं, अवक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों, भौतिक अवस्था हम जानते हैं कि जनरली हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये 3 स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, सभी को पता है, ठोस, द्रव और गैस, किसी भी सब्सटेंस की इन जनरल अपन बात करें तो। अब जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे अपन समझने वाले हैं, पहले अपन समझ लेते हैं, बाद में लिखने वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर अपन डिस्क्राइब करेंगे वो होगा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो फिजिकल स्टेट किस किस की कंसिडर करनी है वो जरा अपन समझ लेते हैं। तो देखो, आप सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हो और सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट है, और दूसरा पार्ट क्या है, सॉल्वेंट, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो जो सॉल्यूट है उसकी भी 3 फिजिकल स्टेट होगी। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड भी हो सकता है। कल मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोला था कि कई सारे विद्यार्थियों के मन में, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है, जब भी सॉल्यूशन का नाम आता है तुरंत वो लिक्विड स्टेट के बारे में विचार करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैसियस भी हो सकता है। इट मीन्स
सॉल्यूट जो है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर टोटल 9 टाइप्स, 3 into 3 टोटल हम 9 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट अपन यहाँ पर 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करेंगे इन 9 टाइप के कॉम्बिनेशंस को। कैसे, देखो बच्चों, होता क्या है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट बहुत अधिक मात्रा में होता है उसी के बेसिस पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। नामकरण से मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, ठीक है, द्रव विलयन, इंग्लिश में बात करें अपन तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये जो पार्ट है सॉल्यूशन का, ये इसका जो नेमिंग है वो किस तरह से किया गया है कि भाई जहां पर क्या है कि सॉल्वेंट अगर मान लीजिए गैस है तो उसका क्या नाम हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है, तो नाम क्या हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड है, तो नाम क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठीक इस प्रकार से सभी का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट पे अपन जरा नजर डालें तो सॉल्वेंट अभी भी अपने डिस्कस किया कि सॉलिड हो सकता है। तो जब जब सॉल्वेंट आपका, सॉल्वेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा कि जो एक्सेसिव पार्ट होता है, लार्ज अमाउंट में जो होता है उसे अपन सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब जब अपन सॉल्वेंट जो है हमारा सॉलिड ले लेंगे तो उस केस में जो सॉल्यूशन अपने पास बनेगा उसका नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस विलयन। तो आपके पास भौतिक अवस्था के आधार पर यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे एक कैटेगरी तो ये बन गई जिसे आप कह सकते हो 1, ठीक है। दूसरा, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, विलायक आपका द्रव है, तो उस विलयन का, उस सॉल्यूशन का जो नाम है वो क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव विलयन। ये हो गया टाइप 2। और तीसरा है, अगर आपके पास सॉल्वेंट गैस है तो आप उसे क्या बोलोगे, गैसियस सॉल्यूशन और गैसीय विलयन, ये टाइप 3। तो आपके पास अगर आपसे कोई पूछता है कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब इसमें आप पहचानोगे कैसे कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है या लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसियस सॉल्यूशन है। तो डिसीजन लेने के लिए आप किसको देखोगे, जब भी सॉल्यूशन की बात होगी सॉल्वेंट को देखोगे कि भाई जो सॉल्वेंट है वो किस कैटेगरी में है, ठीक है। यानी कि अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपका लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है।